सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। सब यहीं रह जाएगा जब इंसान मरता है तो दुनिया यहीं छोड़ जाता है, रिश्ते यहीं छोड़ जाता है, पैसे यहीं छोड़ जाता है, मोहब्बतें भी यहीं छोड़ जाता है और नफ़रतें भी यहीं छोड़ जाता है। आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर यानी आज हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए। अब आप सोचेंगे अल्लाह, भारतीयों के लिए भी कोई ऐसा सेलिब्रेशन बीजेपी वालों ने या आरएसएस वालों ने छोड़ रखा है जिस पर हम खुश हो सकते हैं? हाँ भाइयों, हो सकते हैं। आज सेलिब्रेशन है, शायद आप नहीं जानते। आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर 1949 यानी 1949 में आज़ाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गॉडसे को फांसी पर लटकाया गया था। आज 15 नवंबर है। यही वजह है शायद बीजेपी के ऑफिसों में, खेमे में और आरएसएस के खेमे में मातम पसरा हुआ हो, क्योंकि ये इनका भगवान था। नाथूराम गॉडसे इनका आइडियल था। और आज के ही दिन अंबाला की जेल में इस आतंकवादी को, बल्कि नहीं, इस भगवा आतंकवादी को फांसी पर लटका दिया गया था। शायद आप अब तो ज्यादातर लोग जान गए होंगे, और शायद जब आज एनआरसी के बाद 1 साल से जो है एनआरसी शुरू हुई है, इसके बाद आप ज्यादातर लोग जान गए होंगे कि नाथूराम गॉडसे ही वो भारत का, आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी था जिसने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी। और कब गोली मारी थी? जब महात्मा गांधी पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे। जिस मजहब की दुहाई ये आरएसएस आपको देता है, जिस हिंदू राष्ट्र की दुहाई ये आपको देता है, जिस हिंदू को ये कहता है खतरे में है, मंदिर खतरे में है, भगवान खतरे में है, और आपको बेवकूफ बनाकर मुसलमानों और दलितों के पीछे छोड़ देता है कि मारो, उसी आरएसएस ने, उसी नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को उस वक्त गोली मारी थी जब वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। सैल्यूट! ये मजहब की दुहाई देते हैं कि मंदिर जाने वाले भारत के महात्मा गांधी एक तरह के फ्रीडम फाइटर थे। क्या क्या नहीं करा महात्मा गांधी ने भारत के लिए। इन आतंकवादियों ने, इन चड्डीधारियों ने उनको नहीं छोड़ा था और उनको मार दिया था। नाथूराम गॉडसे ने बहुत बड़ी प्लानिंग करी थी महात्मा गांधी को मारने के लिए, और इसको पता था कि महात्मा गांधी मरने से नहीं डरते, वो बिना सिक्योरिटी के हर जगह अकेले पहुंच जाते हैं। उसके बावजूद इस बुज़दिल नाथूराम गॉडसे ने बहुत बड़ी आर्मी तैयार करी, अपने बहुत सारे भगवा आतंकवादियों की बटालियन तैयार करी, और ये 8-9 लोग मिलकर गए और महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। और महात्मा गांधी का जब इन्होंने कत्ल करा तो महात्मा गांधी के मुंह से निकलने वाले आखिरी लफ्ज भी थे, हे राम। ये आतंकवादी जिस राम 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 राज्य की बात करते हैं, उसी को मानने वाले महात्मा गांधी के ये कातिल हैं। आरएसएस क्या है आप सब जानते हैं, कितनी बड़ी देशद्रोही आतंकवादी तंजीम है। क्या होता है आरएसएस के कारखानों में? यहाँ नफरतें पैदा करी जाती हैं, यहाँ भगवा आतंकवादी स्लीपर बॉम्ब बनाए जाते हैं, यहाँ 5-5 साल के बच्चे को लेकर जाते हैं और उसके दिमाग में मुसलमानों को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, हमारे फ्रीडम फाइटर को लेकर पूरी नफरतें तैयार करी जाती हैं। और जो जितना बड़ा भगवा आतंकवादी होता है उसको एक प्रैक्टिकल करना होता है। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिकल क्या करेंगे? ये प्रैक्टिकल करते हैं कि महात्मा गांधी का एक फर्जी पुतला बनाते हैं, उसके अंदर बकरे का
खून रख देते हैं या फिर कोई कलर रख देते हैं और फिर कहते हैं इस पुतले को गोली मारो। जो जितना ज्यादा गोली मारता है, परफेक्ट गोली मारता है, वो उतना ही बड़ा भगवा आतंकवादी माना जाता है। यानी ये कहते हैं हाँ अब तुम तैयार हो भारत की ऐसी तैसी मारने में, अब तुम बिल्कुल खुले सांड की तरह पूरे भारत में कहीं भी जाकर किसी को भी मार दो। ये होता है इनके आरएसएस के हेड ऑफिस में काम। और आरएसएस का मेन हेड ऑफिस आपको पता होगा नागपुर में है, जिसको लीड करता है मोहन भागवत। मैं उसको मोहन भागवत ही कहती हूँ, उसका नाम है मोहन भागवत। उसके बाद ये अयोध्या में बना रहे हैं और हर शहर में, हर मोहल्ले में, खासकर मुस्लिम मोहल्ले में इनकी ब्रांचेस हैं। काफी सारे इन्होंने ऑफिस बना रखे जहां ये मुखबिरी करते हैं और मुसलमान लड़कों पर नजर रखते हैं और फिर उन्हें किसी न किसी तरह शिकंजे में करके ये मारने की प्लानिंग करते हैं या पुलिस से उठवाने की तैयारी करते हैं। यानी भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा जो आतंकवादी कंपनी कहूंगी मैं, सबसे बड़ी भगवा आतंकवादी कंपनी जो है, जो अपने बम बांट रही है, यानी इंसानी बम, जिंदा बम, चलते फिरते बम, ये सारे के सारे आरएसएस की कंपनी में तैयार होते हैं और कंपनी लगी हुई है नागपुर में। तो आज ही के दिन नाथूराम गॉडसे को 15 नवंबर को अंबाला की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था और उस वक्त हमारा भारत 2 साल पहले ही आजाद हुआ था। और देखिए उस वक्त का इंसाफ देखिए, जब भारत डिजिटल नहीं था, जबकि भारत में भारी अराजकता थी, मुजरिम को मात्र 1 साल में फांसी की सजा हो गई थी। और आज हम बात करते हैं डिजिटल भारत की, लेकिन डिजिटल कुछ भी नहीं है। 10-10 साल, 20-20 साल हमें यहाँ पर सुनवाई नहीं देखने को मिलती। रेप हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। मर्डर हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। बैंक लूट जाते हैं, घर लूट जाते हैं, दंगे करवा दिए जाते हैं, मुसलमानों की पूरी आबादियां मरवा दी जाती हैं, कश्मीर में मुसलमानों को मरवा दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वैसे मेरा भारत महान, मेरा भारत डिजिटल हो गया। डिजिटल करने वाले कौन है? यही भगवा आतंकवादी। आप इनसे कितना बचेंगे? ये आपके पास, आपके मोहल्ले में कदम कदम पर आपको मिलेंगे। आप कोई चीज खरीदते हैं, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, ये सारे के सारे भगवा आतंकवादी कंपनीज हैं जो आपको कैप्चर कर रही हैं। हुकूमत इनके पास है, मीडिया चैनल इनके। अभी आपने देखा टट्टू गोस्वामी, पक्का वाला आतंकवादी जिहादी, 6 दिन जेल रहा, मुश्किल से 6 दिन जेल रहा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फड़फड़ाने लगा, कपकपाने लगा, हिलने लगा, लेबर पेन लेने लगा कि हमारा भगवा आतंकवादी किसी भी तरह टट्टू गोस्वामी को लाकर फिर समाज में इम्प्लांट करा जाए, क्योंकि वो जो नफरतें फैला रहा था उनमें कमी आनी शुरू हो गई थी। और टट्टू गोस्वामी को लाकर फिर भारत में या जेल के बाहर बिठा दिया गया, जबकि इसके ऊपर 2-2 मर्डर का इल्जाम है। 2-2 लोगों को इसने कत्ल करा था, इतना मजबूर कर दिया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करी थी। वो बात अलग है कि भारत में आज भी 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग में पड़े हैं, जिनको कोई सुनवाई नहीं मिलती है। मिलती है तो तारीख पे तारीख मिल जाती है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। और इस टट्टू गोस्वामी को 6-7 दिन में 6 हियरिंग मिली, जल्दी मिली। और बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है कि अगर यह आतंकवादी जेल में रहेगा तो फिर भारत का माहौल सही रहेगा। और हम नहीं चाहते कि भारत का माहौल सही रहे, हम चाहते हैं भारत में कदम कदम पर लोगों में अराजकता बांटी जाए, नफरतें बांटी जाएं। जो काम अर्नब गोस्वामी यानी कुत्ता गोस्वामी कर रहा था, वो काम कोई और सही तरीके से कर ही नहीं पा रहा था। जबकि इनके 4 जिहादी भगवा आतंकवादी चैनल हैं जिन पर बर्डन पड़ गया था, वो 3 रह गए थे। तो ये है हाल हमारे भारत का, जिसको हम डिजिटल कहलवा रहे हैं हमसे जबरदस्ती। और आप भी जानते हैं सन 2016 में
किस तरह इन्होंने हमें बर्बाद करना शुरू करा नोटबंदी के नाम पर। सन 2014 में कैसे झूठ बोलकर आए थे ये कि मैं चाय वाला हूं, मैं चौकीदार हूं, और आप इनके झांसे में आ गए, आप ट्रैप हो गए। और पूरी दुनिया सोच रही थी भारत में कुछ भी दंगासी नहीं है, सिर्फ चंगासी चंगासी है, क्योंकि हर बार चंगासी चंगासी ये जितने भी जिहादी आतंकवादी चैनल थे घंटों घंटों चलते थे, आपकी आवाज नहीं सुनते थे, आपको नहीं दिखाते थे, जनता का दर्द नहीं दिखाते थे, बेरोजगारी नहीं दिखाते थे, कोई जुल्म नहीं दिखाते थे। क्या दिखाते थे? स्टूडियो में कुछ फालतू लोगों को बिठाकर घंटों घंटों डिबेट दिखाते थे। यही स्ट्रीम चैनल, यही जितने भी तवायफ मीडिया है, ये जितने ये स्ट्रीम चैनल है जो पालतू गोद लिए हुए चैनल बन चुके हैं आरएसएस के, ये सिर्फ चंगासी चंगासी दिखाते थे। उसके बाद सन 2016 में दुनिया ने देखा कि भारत कितना बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद सन 2019 में पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में एक खास कम्युनिटी के साथ, मुसलमानों के साथ क्या होता है। जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से एक गूंज उठी थी एनआरसी और सीए के खिलाफ, तो दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी घटिया और कितनी खराब है। और आज तक दुनिया देख रही है कि वो एनआरसी और सीए की गूंज में कितने ज्यादा बेगुनाह स्टूडेंट्स उठाए जा रहे हैं, चाहे वो मीरान हैदर हो, चाहे वो शफीउर रहमान हो, चाहे वो गुलफशा हो। जाफराबाद से एक बच्ची उठाई गई थी, एक 16-17 साल की लड़की उठाई गई थी, या 18-19 साल की, उसको आज तक वो जेल में, कोई उस पर बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सबको मास्टरमाइंड बता बता कर जेल में डाल दिया गया। और हमेशा इंस्टीट्यूशन पे हमला होता है, कभी जेएनयू के स्टूडेंट्स को उठाकर जेल में डाल देते हैं, कभी एएमयू के स्टूडेंट्स को उठाकर जेल में डाल देते हैं, कभी जामिया के स्टूडेंट्स को उठाकर जेल में डाल देते हैं। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये जो एक प्रोटेस्ट, हल्का फुल्का प्रोटेस्ट था, एक एहतजाज था, बाद में ये एक तहरीक बन गया और इसने शाहीन बाग बिठाए। पहला शाहीन बाग बैठा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मात्र 1 किलोमीटर दूर। शाहीन बाग एक जगह है, ये वही शाहीन बाग था जिसको डिस्कवरी ने एक दफा दिखाया था कि दुनिया का सबसे ज्यादा घनित इलाका जहां पर 2 इंच पे एक आदमी पाया जाता है, यानी इतनी ज्यादा आबादी है शाहीन बाग की। 6-6 मंजिला, 5-5 मंजिला फ्लैट बने हुए हैं, कोई 20 गज का, कोई 25 गज का, कोई 30 गज का। उसके बाद शाहीन बाग फिर इतिहास बना और इस बार शाहीन बाग को गोल्डन हरफों में लिखा गया जब शाहीन बाग में औरतों ने संविधान बचाने के लिए, मुसलमानों का एक अस्तित्व बचाने के लिए, भीमराव अंबेडकर को बचाने के लिए, महात्मा गांधी को बचाने के लिए, अशफाकुल्ला को बचाने के लिए एक तहरीक को जन्म दिया और उसका नाम शाहीन बाग पड़ा। उसके बाद पूरे भारत में 350 प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और सबने अपना नाम शाहीन बाग रखा। और आज तक उन शाहीन बाग पर जुल्म जारी है गवर्नमेंट का। किसी को भी पकड़कर उठाकर ले जाते हैं, कोई भी इल्जाम लगा देते हैं, कभी एनएसए, कभी यूएपीए, कभी देशद्रोही, कभी ये फलाना, कभी दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड। और दिल्ली से ही, जामिया से ही कई 100 स्टूडेंट उठ चुके हैं और कई हजार अभी भी ब्लैक लिस्टेड है, जिनको हल्के 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 गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा। उन्हीं में एक बड़े नाम थे, ये मीरान हैदर हुए, शफीउर रहमान हुए, उमर खालिद जेएनयू से उठे, ये गुलफशा जाफराबाद से उठी। हर प्रोटेस्ट से इन्होंने ये नहीं देखा लड़कियां उठ रही, लड़के उठ रहे, सबको उठाया और संविधान की धज्जियां उड़ाई। तो ये आतंकवादियों की सरकार है। और आज भारत के इतिहास का, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे की बरसी है। आप सबको मुबारक हो और आप सबको दिवाली भी मुबारक हो। तो ये डबल दिवाली, दिवाली के साथ एक बिल्कुल पैकेज, एक बुगैंजा फ्री के दिवाली के साथ गॉडसे का मरण दिन भी आज ही है। आज ही के दिन 15 नवंबर में अंबाला में 1949 में इस नाथूराम गॉडसे जैसे आतंकवादी को जेल पे लटका दिया था, जिसने हमारे प्यारे महात्मा गांधी बापू को कत्ल करा था। और ये वही बापू
हुए जो हमारी करेंसी पे नजर आते हैं। उनका कत्ल करा था नाथूराम गॉडसे ने। और आप जानते होंगे कि बीजेपी वाले, या बीजेपी को आप ये कह दीजिए कि बीजेपी सीधी सीधी आरएसएस है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, इधर से आरएसएस, इधर से बीजेपी। यही वजह है कि बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर तरीन पार्टी है। चाय वाले कैसे अमीर हो गए, चौकीदार कैसे अमीर हो गया, हो गया नहीं, इनको करा गया, क्योंकि पीछे से इनको प्रमोट आरएसएस कर रही है। नागपुर से इनका ये पूरी हुकूमतें चलती हैं। पूरा का पूरा अंबानी को आपने देखा किस तरह रिलायंस कंपनी को अमीर करा गया। ये वही रिलायंस कंपनी है मेरे भाई और बहनों। सन 2014 से मुकेश अंबानी दुनिया की 100वीं लिस्ट में भी नहीं आता था, प्रतिभाशाली बिजनेसमैन में नहीं आता था, 100 में भी इसकी काउंटिंग नहीं होती थी। सन 2014 में जैसे ही हमारा चाय वाला चौकीदार हमारा प्रधानमंत्री बनता है, फिर ये सिर्फ अंबानी को फायदा पहुंचाता है, लगातार लगातार लगातार। और आज का डेटा आप उठाकर देखिए, मात्र 6 साल में अंबानी ग्रुप दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी बन गया या बना दिया गया। इस झोल को आपको समझना होगा। पूरा भारत तिल तिल मर रहा है, पल पल बर्बाद करा जा रहा है, इंसानियत शर्मसार करी जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, नोचा जा रहा है, स्कूल दादागिरी से बंद कर दिए गए, मुसलमानों पे जुल्म करके एनएसए यूएपीए लगा के जेलों में भरा जा रहा है, दलितों की लड़कियों को उठा उठा कर रेप करा जा रहा है, और अगर इस पे भी चैन नहीं तो मॉब लिंचिंग करी जा रही है, इलेक्शन का रिजल्ट देके धांधली करी जा रही है। लेकिन कमाल की बात, जब पूरा भारत बर्बाद हो रहा है, पूरा भारत तहस नहस हो रहा है या करा जा रहा है आरएसएस द्वारा और बीजेपी द्वारा, तो अंबानी ग्रुप कैसे अमीर हो रहा है भाइयों। इस तरह हो रहा है। सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की तमाम कंपनीज अंबानी को फ्री में दी जा रही है। तेरे बाप का माल है, ले 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 ले। या तो अंबानी को दी जा रही है, या अदानी को दी जा रही है, या इन टाटा बिरला वालों को दी जा रही है। और दूसरी तरफ चाइना हमारे भारत में सेंध लगा रहा है, हमारे भारत की जमीनें कब्जा कर रहा है। लेकिन सब चुप, मीडिया चुप। आपके भारत में इतनी टेंशन पैदा कर दी गई है कि आप चाइना के लिए आप आवाज ही ना उठाएं, आप पूछे ही ना सरकार से कि चाइना में क्या हो रहा है। आपके अंदर ही इतनी अराजकता पैदा कर दी गई है, और चाइना के लिए चूं करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम इन भगवा आतंकवादियों की कंपनीज जो है वो चाइना में लगी हुई हैं। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, इन सब की तमाम कंपनीज चाइना में लगी हुई हैं, क्योंकि चाइना में कॉस्टिंग कम आती है। तो इन्होंने भारतीयों को इस लायक भी नहीं समझा, अंबानी ने, अदानी ने, टाटा बिरला ने, कि ये कंपनी यहां लगा के ये आपको रोजगार देते। इन्होंने आपको इस लायक भी नहीं समझा, या ये इनका प्लान होगा कि ये आपको गुलाम बनाना चाहते थे। और देखिए, मैं कितने दिनों से कह रही थी कि कोरोना की दूसरी लहर लाएंगे। कोरोना नहीं आया, कोरोना की दूसरी लहर लाएंगे, और ले आए और ला रहे हैं कि कोरोना आने वाला है, कोरोना आने वाला है, ताकि सिर्फ दुनिया में 2 ही ग्रुप रह जाएं, 2 ही तबके रह जाएं, या तो बहुत अमीर या बहुत गरीब। गरीबों के गले में जंजीरें डाल के गुलामी करी जाए, और अमीर जो है वो दुनिया के अंदर कारोबार करें। बीच में मिडिल क्लास को मार दिया जाएगा, और उसकी तैयारी होगी। G5 जो है वो उसी की तैयारी, नेटवर्क लगाया जा रहा है। और आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज, जो शायद आपको ये भगवा आतंकवादी चैनल या ये आतंकवादी चैनल नहीं दिखा रहे होंगे या दिखाना नहीं चाहते। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप सड़कों पर उतर आए हैं। लाखों अमेरिकन सड़कों पर उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वो साफ कह रहे हैं मेरे साथ बेईमानी करी गई है, जबकि वहां इलेक्शन भी बैलेट पेपर पर हुआ था। लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं कि जो बाइडेन ने उन लोगों से भी वोट ले लिया जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका भी वोट जो है वो सर्कुलेट हुआ है पोस्टल के जरिए। तो ट्रंप ने एक कॉल करी कि सड़कों पर उतर जाओ, और आर रिपब्लिक पार्टी के तमाम लोग, लाखों अमेरिकन इस वक्त सड़कों पर गदर मचा रहा है। आप जाके इंटरनेशनल न्यूज देखिए। और कमाल की बात यह है कि ट्रंप भी उनके दरमियान आराम से आवाजाही कर रहे हैं।
ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं पूरे अपने 4 साल और करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट हरा रही है इजराइल के साथ मिलकर, और ट्रंप नहीं चाहते कि वो अपने 4 साल खत्म करें या फालतू में इनको गिफ्ट कर दें। तो लाखों की तादाद में अमेरिकन इस वक्त सड़कों पर हैं, ठुस्सम ठास चल रही है। जैसे आपने देखा वो रेड अमेरिकन को मारने के बाद अमेरिका के 45 शहर सड़कों पर आ गए थे, सेम यही हाल अमेरिका का इस वक्त चल रहा है। इस बात को 8 घंटे हो चुके हैं, अमेरिका सड़कों पर उतर चुका है। अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अपनी स्पीच में कहा था कि जितने भी हथियार हैं खरीद लो, क्योंकि इनके यहाँ हथियार गाजर मूली से ज्यादा सस्ते मिलते हैं। हमारे यहाँ सब्जी खरीदने जाओ, हो सकता है आपकी औकात ना हो, आपकी जेब इजाजत ना दे कि आप 40 रुपए की गोभी या 80 रुपए के टमाटर खरीद लो। लेकिन अमेरिका में इतना जबरदस्त ये लोग खुशहाल हैं, या इतनी जबरदस्त इनको आजादी है, बच्चे बच्चे के पास वहां पर लाइसेंस है रिवॉल्वर का, तो गाजर मूली से सस्ते वहां पर हथियार है। तो आर रिपब्लिक ने इलेक्शन से पहले तमाम मार्केट का असला जमा कर लिया, बंदूकें संदूक के ये बारूद शारूद सब आर रिपब्लिक ने खरीद लिया ट्रंप के कहने पर। और हमेशा का इतिहास रहा है कि जहां इलेक्शन होता है उससे पहले लड़ाइयां बचती हैं, इलेक्शन के बाद माहौल खराब नहीं होता। लेकिन अमेरिका में ये इतिहास भी उल्टा हो गया, इलेक्शन के बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से तनाव देखा जा रहा है, और ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं है, किसी से दबने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं दबूंगा, मेरे साथ बेईमानी करी गई। मतलब वो वहां पर पोस्टल में भी बेईमानी बता रहे हैं कि जहां पर पेपर पर, बैलेट पेपर पर इलेक्शन हुआ, और जहां बिहार में ओपनली धांधली करी गई, वहां पर ये आरएसएस बीजेपी मुंह में बॉन्ड दमाकर बैठे कि नहीं नहीं हम जीते हैं। जिस बिहार की रैली में 200 लोग 300 लोग भी किराए के टट्टू लेकर जाते थे बीजेपी वाले, ये नीतीश बाबू, वहां ये जीत गए। और जीते भी किस तरह, आरजेडी की कम से कम 30-40 सीट में जहां ये आरजेडी वाले हारे, मात्र कितने वोट से हारे, 15 वोट, 20 वोट, 50 वोट, 200 वोट। मतलब इस तरह इन्होंने बेईमानी करी है, और 40 सीटों का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं करा, बैलेट पेपर वाला जो पोस्टल वाला था वो डिक्लेयर ही नहीं करा। और 10 एमएलए जो बन चुके थे वो इन्होंने, बीजेपी वालों ने अयोग्य घोषित कर दिए, जिसको इलेक्शन कमीशन कह रहा कि जीत चुके, उसके बाद इन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया। तो ये है मेरे भक्तों का डिजिटल भारत, ये है डिजिटल भारत, जिसमें हम देख रहे हैं ख्वाब कि जहां हमारा वोट, हम कह रहे हैं कि हमने लालटेन को दिया, वो लालटेन कब फूल बन गई और हमारी भूल बना दी गई नहीं पता। तो बिहार में भी देखिए क्या होता है। और नीतीश बाबू, मैं तो शुरू से कह रही हूं कि तुम अपने आप को गैंगस्टर समझते हो, लेकिन बीजेपी तुम्हारे ऊपर सेंध लगाएगी, तुम्हें नहीं बनाएगी वो सीएम। ये वाली बात मैं शुरू से कह रही हूं, जब इलेक्शन शुरू हुए थे मैं तब से कह रही हूं कि नीतीश पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे आलाकार, बहुत सारे खंजर तैयार कर लिए। उन्हीं खंजरों में एक नाम था चिराग पासवान। चिराग पासवान को आवारा कुत्ते की तरह बीजेपी ने नीतीश बाबू के पीछे लगा दिया था कि तू हमारा हनुमान बन जा, और कह मैं मोदी का हनुमान हूं, मेरे दिन में मोदी जी रहते हैं। और इसका ये बोलना था कि एक अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, मात्र एक एमएलए आया है। चिराग पासवान का चिराग ऐसा बिहार की जनता ने बुझाया है कि मात्र एक एमएलए आया है। लेकिन इसके चिराग पासवान को कुत्ते की तरह लगाकर नीतीश बाबू के पीछे बिहार में इन्होंने सारा रिजल्ट उल्टा कर लिया। और जहां पर पिछली बार नीतीश बाबू 90 सीट लेकर आए थे अपनी पर्सनल, इस बार मात्र 40 पे सिमट कर रह गए। और इस बार हमारे जो गैंगस्टर नीतीश बाबू हैं, किसी गुफा में पड़े हुए सोच रहे कि मुझे किसने ठगा और मैं कैसे ठगा गया। और मैं आपसे शुरू से मैं आपको बता रही थी कि ये अमेरिका वाला हाल बीजेपी करती है कि जैसे अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिनका दोस्त होता है, ऐसे ही बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, जिनके साथ वो अलायंस करती है या जिनको सपोर्ट करती है। और यही नीतीश बाबू तुम्हारे साथ हुआ, और ये वाली बात मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बेशक तुम्हें पेपर में डिक्लेयर कर दिया होगा कि हमारे सीएम तुम होंगे, लेकिन ऐसा
कोई भी प्रूफ नजर नहीं आता कि जहां बीजेपी हारी हुई सीट, डकारी हुई सीट, बेमानी वाली सीट जो ये कह रहे हैं हमने जीती है, जीती नहीं है जनाब, आपने जनता से छीनी है। आपने लोकतंत्र देश में बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और वोटों को छीना है, वोटों को झूठा कन्वर्ट करा है। और अगर आप इतने ही सच्चे हैं बीजेपी वालों या नीतीश बाबू, तो आप क्यों नहीं लगाते सीसीटीवी कैमरे जहां पर वोटिंग हो रही होती है? क्यों नहीं दिखाते आप पब्लिक को कि वोट अंदर गिने जा रहे हैं? एक जूमर लगाओ कि हाँ ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये चिराग का है, ये लालटेन का है, ये ओवैसी साहब का है। क्यों नहीं लगाते आप सीसीटीवी? आप बाहर लगा दो एलईडी, हम देखेंगे भाई किसको कितने वोट पड़े। आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है आपको किसी ने वोट दिया ही नहीं। ये वोट आपने लालटेन को और दूसरे गठबंधन पार्टियों के वोट को कमल बनाकर दुनिया की आंख में धूल झोंकने की तैयारी करी है। और इस वक्त पूरी दुनिया में बिहार को लेकर शेम हो रही है, बीजेपी को लेकर, कि कितनी खुली डकैती भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर जनता के साथ करी जाती है। और ये कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई इस बार बिहार की औरतों ने हमें वोट करा है, हमें मर्दों ने वोट नहीं करा, हमें औरतों ने वोट करा है। इन जाहिलों से किसी ने पूछा भाई तुम्हें औरतों ने वोट कैसे करा है? तो बोलते हैं नीतीश बाबू ने शराब पर बैन लगाया था इसलिए औरतों ने हमें वोट करा है। और जिन नीतीश बाबू का पहला जो एजेंडा था, सिर्फ एक ही एजेंडे पे ये हुकूमत में आए थे, अगर आपको याद हो, कि मैं बिहार में शराब बैन कर दूंगा। इस वजह से इनको भारी बहुमत मिला था। और उसी वाले इनके त्रुप के फर्जी इक्के को बीजेपी वाले अपने ट्विटर पर कह रहे हैं कि नीतीश बाबू इसलिए बिहार में हारे हैं क्योंकि उन्होंने शराब बैन कर दी थी। तो नीतीश बाबू आप शराब को ओपनली बेचने की इजाजत दे दें। यानी जिस एजेंडे पर बिहार के लोग पहले ठगे गए थे और नीतीश बाबू जैसे गैंगस्टर को इन्होंने सीएम बनाया था, उसी बात के लिए बीजेपी जबरदस्ती बर्डन डाली है नीतीश बाबू पर कि आप शराब को बिहार में अलाउ कर दें ताकि दोबारा फिर वही अराजकता फैलनी शुरू हो जाए जो पहले फैलती थी। बिहार में इस बात को लेके अमन है। नीतीश बाबू ने कोई ढंग का काम करा हो या ना करा हो, लेकिन शराब बंदी करके कम से कम 5-10% बिहारियों का फायदा सोचा था। और बिहार में काफी सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस होते थे वो कम हुए हैं क्योंकि शराब पर बैन लगा दिया गया। जो मर्द घरों में आके तांडव करते थे, घरों में कुछ नहीं देते थे, वो शराब बैन करने के बाद काफी हद तक सुलझा था मैटर। लेकिन बीजेपी दोबारा फिर वही तुरुप का इक्का लाके फिर वहां पे जंगल राज मचाना चाहती है और नीतीश बाबू को हार की वजह बता रही कि तुमने शराब बैन करी थी इसलिए तुम हार गए, इसलिए अब तुम शराब को खोलो। यानी कि बीजेपी अपनी रास्ते क्लियर कर रही है मेरे बिहार वासियों कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो शराब वहां पर फिर से खोल दी जाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू जो हिंसा होती है, उसको फिर बढ़ावा मिलेगा। तो ये है हमारा प्यारा सा लोकतांत्रिक देश भारत, जहां पर हमेशा हर बार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि नाथूराम गौडसे का जो आज सेलिब्रेशन बनता है आप सब बनाइए। आज के दिन भारत के पहले भगवा आतंकवादी नाथूराम गौडसे को 15 नवंबर 1949 में अंबाला की जेल में फांसी पर लटकाकर भगवा आतंकवादियों के मुंह पर सन्नाटेदार तमाचा मारा था इस भारत में। और अभी भी हमें अपने संविधान पर यकीन है कि हम जीतेंगे। शायद आपको नहीं मालूम हो, बीजेपी वालों की इतनी घटिया हरकतें शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने अपने झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं कि यानी कि हमने जितने जजों को खरीद रखा था, ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है। जैसे इन्होंने सीबीआई को अपने यहाँ की कठपुतली बना रखा है, इलेक्शन कमीशन को अपने हाथों पे नचा रखा है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने अपना पालतू जितने के सारे रोबोट्स बना रखा है, और मीडिया तो इनका आपने देखा कि तवाइफ मीडिया तो इनके अंगना में मुजरे कर ही रहा है। तो ये हर तरह से डेमोक्रेसी पे सेंध लगा रहे हैं, जिसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरी वीडियो, ये मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको शेयर कर दें। मैं आपकी अपनी आवाज हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय संविधान, जय किसान, जय भारत। लव यू ऑल्स।